स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं सोयल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसे कहा जाता है सोयल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ। तो चलिए आज इस टॉपिक को नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा। जब हम मृदा जीवांश पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, किसे कहा जाएगा मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिएगा, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो किसे कहा जाएगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर होगा वो होगा मृदा में पाए जाने वाले पादपों, मृदा में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं के अवशेष को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मृदा के अंदर अगर आप बात करें किसी पादप अवशेष की या बात करें किसी जंतु के अवशेष की, इन सबको मिला के अगर आपको डेफिनेशन बोले तो आप क्या आंसर बताएंगे? मृदा में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं के अवशेष को मिलाकर मृदा जीवांश पदार्थ कहा जाता है। दोनों चीजें शामिल है इसके अंदर, पादप के अवशेष भी शामिल है और जंतुओं के अवशेष भी शामिल है। तो अगर आपसे पूछें मृदा में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं के अवशेष को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर। ये चीज इसकी परिभाषा है, जिसमें पादप अवशेष भी आते हैं और जंतु अवशेष भी आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपसे सिंपल और पूछें कि जो मृदा जीवांश की आप बात कर रहे हैं वो आते कहां से हैं, उनके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है, तो उसके दो सोर्स हैं। एक सोर्स है, अभी हमने परिभाषा में देखा था, एक पादप सोर्स हो गए और दूसरा जंतु सोर्स हो गए। पादप के अवशेष भी शामिल होते हैं, जंतुओं के अवशेष भी शामिल होते हैं। तो इनके जो सोर्स हो गए वो दो ही सोर्स होंगे, एक होगा पादप स्रोत, दूसरा होगा जंतु स्रोत। अब देखिएगा, जब हम इन सोर्स की बात करते हैं तो वन बाय वन इन दोनों सोर्स को देखते हैं। पादप सोर्स, पादप स्रोत, तो देखिए इसमें कौन कौन से शामिल होंगे। आप जानते हैं पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष। आपने फील्ड में जो भी फसल लगा रखी है उस फसल का जो अवशेष बचा हुआ है वो, और पेड़ पौधों के अवशेष, वो दोनों किसके भाग हो गए? पादप स्रोत के भाग हो गए। पहला तो ये, और दूसरा देखिएगा इंपोर्टेंट नाम लिखा हुआ है हरी खाद। हरी खाद में कौन कौन आते हैं देखिएगा, उसमें सनई आती है, ढैंचा आता है और मूंग। इस तरह की फसलें जो होती है वो हरी खाद के रूप में पादप स्रोत में उपयोगी होती हैं। तो आप देखेंगे पादप स्रोत के दो ऑप्शन हो गए, पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष प्लस हरी खाद। उसमें आप एग्जांपल देना चाहो तो सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया। ये तो हुई पादप स्रोत की बात। सेकंड, आप जब बात कर रहे हो पादप स्रोत के बाद दूसरा आपने नाम देखा था जंतु सोर्स, एनिमल सोर्सेस। तो उसमें देखिएगा जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं, उनके मरने के बाद मृदा में अपघटित होकर वो क्या बन जाते हैं? जीवांश बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे जंतु सोर्स का क्या मतलब होता है, जंतु सोर्स के अंदर हम जीव जंतुओं की बात करते हैं, हम कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं, उनके मरने के बाद मृदा में वो अपघटित होकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं। तो इस तरह से आपको बात करेंगे तो कौन कौन से सोर्स हो गए? पादप सोर्स आपने देख लिया, प्लांट सोर्सेस, पादप स्रोत, और दूसरा है जंतु स्रोत। नेक्स्ट देखिएगा, जीवांश पदार्थ की जब आप बात कर रहे हो कि जिसमें पादप सोर्स भी होते हैं, पादप स्रोत भी होते हैं, जंतु स्रोत भी होते हैं, उसका संगठन क्या होता है? संगठन मतलब कंपोजिशन, क्या क्या उसमें शामिल होते हैं। तो देखिएगा उसके अंदर सबसे पहले देखिएगा 90% जो उसके अंदर भाग होंगे वो तीन चीजें होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 90% से अधिक उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिला के जीवांश पदार्थ का 90% के आसपास भाग बनाते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार के यौगिक होते हैं। अगर आप जीवांश पदार्थों का संगठन देखो तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये होते दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा प्रकार है? कार्बनिक प्रकार है। दूसरा कौन सा प्रकार है? अकार्बनिक प्रकार है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। जब आप इन दोनों की बात करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक की, तो देखिए जीवांश पदार्थ का जो टोटल संगठन है वो देखिए क्या क्या होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें वसा होती है,
इसमें लिग्निन होता है और इसमें प्रोटीन होता है। लेकिन आपको इनका कंपोजिशन पूछते हैं कि कौन कितना कितना परसेंट होता है, तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर पहला स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज और तीसरा हेमीसेल्यूलोज। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं जीवांश पदार्थ में, लेकिन इनका परसेंटेज देखेंगे आप तो देखिएगा स्टार्च का होता है 1 से 1.5% तक, तो उसमें स्टार्च होता है। सेल्यूलोज होता है 10 से 28% तक और हेमीसेल्यूलोज होता है 20 से 50%। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, अगर आपसे पूछें जीवांश पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में मिलता है, तो तीनों रूप में मिलता है, स्टार्च, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। फिर आपसे पूछें कि जीवांश पदार्थ के संगठन में हेमीसेल्यूलोज कितना होता है 20 से 50, सेल्यूलोज कितना होता है 10 से 28 और स्टार्च कितना होता है 1.5% के आसपास। दूसरी वसा, वसा उसमें कितना होती है, तो उसमें वसा की मात्रा होती है 1.8%। फिर देखिएगा लिग्निन कितना होता है 10 से 30% और प्रोटीन उसके अंदर होता है 1 से 15%। इस तरह से अगर आपको पूछें कि जीवांश पदार्थ का संगठन समझाइए, तो ये रहा आपके सामने जीवांश पदार्थ का पूरा संगठन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन। देखिएगा अगर हम आगे बात करें तो जीवांश पदार्थ जो है अब ये टूटते कैसे हैं, इनका विच्छेदन कैसे होता है, या आप बोलेंगे इनका अपघटन कैसे होता है, तो वो देखिएगा इस प्रक्रिया के अंदर ये जो प्रक्रिया है विच्छेदन, अपघटन होना, या आप इसको बोल सकते हो टूटना, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सरल पदार्थ में बदलने का मतलब ये हुआ कोई जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स, कोई जटिल पदार्थ है, उसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह जो प्रक्रिया है आरंभ में बहुत फास्ट होती है, आरंभ में बहुत जल्दी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये इसकी जो स्पीड होती है, ये दर जो होती है वो कम हो जाती है। तो याद रखिएगा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन आरंभ में बहुत जल्दी होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये कम हो जाता है। अब ये जो जीवांश पदार्थों का आपने जो विच्छेदन देखा या अपघटन देखा, उसको प्रभावित कौन कौन कारक करते हैं, तो उन कारकों का नाम देखिएगा आप। सबसे पहले पादप पदार्थों की प्रकृति, जो पादप का पदार्थ है उसकी नेचर क्या है, उससे इसका विच्छेदन प्रभावित होता है। दूसरा मॉइस्चर, सोयल मॉइस्चर, मृदा में नमी के ऊपर भी इसका विच्छेदन प्रभावित होता है। तीसरा एरेशन, वायु का संचार, वायु का संचार वहां पे जीवांश पदार्थ में कैसा है वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा सोयल टेम्परेचर, मृदा का ताप, टेम्परेचर जो होता है वो भी प्रभावित करता है। ये नाम तो आप जानते होंगे, CN अनुपात, CN रेशो, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ये भी इसको प्रभावित करता है। ये भी आप जानते हो pH, pH भी इसको प्रभावित करता है। और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि मृदा विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारे कारक हैं, पादप पदार्थ की प्रकृति, मृदा की नमी, वायु का संचार, मृदा का ताप, CN अनुपात, pH और पोषक तत्व। इसके ऊपर शॉर्ट नोट में आप क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ह्यूमस, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि ह्यूमस क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से समझाया गया था। उसी ह्यूमस के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण इसके अंदर लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट गुण लिखे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं ह्यूमस के भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टर क्या है ह्यूमस के, वो देखिएगा आप। सबसे पहला ह्यूमस जो होता है वो गहरा और भूरे रंग का जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन कलर का होता है और डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो आप बोल सकते हैं इसका पहला गुण क्या हुआ, गहरे और भूरे रंग का जटिल पदार्थ। नेक्स्ट देखिएगा इसके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछ ले कि ह्यूमस के ऊपर आवेश कौन सा होता है, तो उसका आंसर दे रखा है ह्यूमस के ऊपर हमेशा नेगेटिव आवेश होता है। याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ह्यूमस जो होता है जल में इनसोल्यूबल होता है, जल में अविलेय होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है।
दूसरा, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल को ग्रहण तो अच्छा करता है लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तीसरा, इसका जो गुण होता है वो अम्लीय होता है। अगर आपसे पूछे ह्यूमस अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो आपका आंसर होगा ह्यूमस कैसा होता है, अम्लीय होता है और जलग्राही होता है। ये सारे इसके गुण है ह्यूमस के भौतिक गुण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ह्यूमस के 2 या 3 भौतिक गुण लिखिए तो ये सारे लिखे हुए हैं। गहरे भूरे रंग का, ऋणात्मक आवेश, जल में अविलय, जल धारण क्षमता अधिक, अम्लीय होता है और जलग्राही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो थे इसके भौतिक गुण। अब हम बात करें अगर ह्यूमस के रासायनिक गुणों की, केमिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिएगा ह्यूमस के रासायनिक गुण में सबसे पहले देखिएगा उसमें कार्बन की मात्रा पूछे अगर आपसे कि ह्यूमस में कार्बन कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमस में कार्बन होता है 55 से 60%। ह्यूमस में हाइड्रोजन पूछे आपसे तो ह्यूमस में हाइड्रोजन होता है 4 से 5%। ह्यूमस में ऑक्सीजन पूछे आपसे तो ह्यूमस में ऑक्सीजन होता है 35 से 40%। ह्यूमस में ये तीन हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 3 से 6%। अगर आपको इस तरह से पूछें कि ह्यूमस के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं तो देखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों के परसेंटेज, कार्बन 55 से 60, हाइड्रोजन 4 से 5, ऑक्सीजन 35 से 40, नाइट्रोजन 3 से 6% पाया जाता है। अब देखिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जिसकी हमने बात करी थी, CN रेशो, CN रेशो जो ह्यूमस का होता है वो कितना होता है, 10:1। इसका मतलब 10 भाग कार्बन 1 भाग नाइट्रोजन। फिर देखिए इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन को एक्सचेंज करने की क्षमता जिसे हम बोलते हैं केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC, CEC, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता, इसकी 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और देखिएगा इसमें जो पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड का उपयोग होने से ऑक्सीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे ह्यूमस के क्या हैं, रासायनिक गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक तो CN रेशो, दूसरा धनायन विनिमय क्षमता, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ह्यूमस का संगठन। पिछली बार हमने संगठन पढ़ा था जीवांश पदार्थ का, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमस का। तो ह्यूमस में देखिएगा, ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन कितने कितने होते हैं वो देखिएगा आप। कार्बोहाइड्रेट 2 होते हैं इसमें, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है 5% के आसपास, हेमीसेल्यूलोज होता है इसमें 3% के आसपास। वसा जो होती है वो होती है 1 से 5%। लिग्निन इसमें उपस्थित होता है 35 से 55% तक और प्रोटीन उसमें उपस्थित होता है 30 से 35% तक। तो अगर आप इस परसेंटेज को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, लिग्निन। कितना होता है, 35 से 55, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे ऐसा पूछें ह्यूमस में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, तो 2 उपस्थित है, सेल्यूलोज कितना 5%, हेमीसेल्यूलोज कितना 3%। ये इस तरह से आपको ह्यूमस का कंपोजिशन पता होना चाहिए। अगर आपको ह्यूमस का संगठन पूछे तो ये रहा ह्यूमस का संगठन। आई बात आपको समझ में। नेक्स्ट देखिएगा ह्यूमस का, अभी जो हमने बात करी थी CN रेशो क्या होता है, मैंने कहा था आगे आने वाला, ये रहा CN रेशो, C/N। CN रेशो क्या होता है, CN रेशो देखिएगा सिंपल सा फॉर्मूला है, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन यूज हो रहा है तो आपका पहला ऊपर क्या लिखा है, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, दूसरा मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा। नाम से पता लगता है कि इसमें नाइट्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछें कि CN अनुपात का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत सिंपल है, कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, बाकी सब सेम है। मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा सेम, मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा इक्वल। तो C/N आप इस तरह से बोल सकते हो, इसी को बोलते हैं C/N, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब इस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कृषि योग्य भूमि का CN कितना है, तो वो सब बात करते हैं। कृषि योग्य जो भूमि होती है, अगर आपको इसका CN अनुपात पूछें
तो इसका CN अनुपात होता है 10:1 से लेकर 12:1 तक। तो अगर आपसे कृषि योग्य भूमि का पूछे तो आपका रेशो क्या हो जाएगा, 10:12 से लेकर 1। ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन। सेम ये गोबर की खाद FYM, गोबर खाद को बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे कि गोबर की खाद में CN रेशो कितना होता है तो उसका आंसर है 20:30, 20 से 30 से अनुपात 1 कैसे, 20:1 से लेकर 30:1 तक किसका रेशो होता है, CN रेशो गोबर की खाद का। अब देखिए सूक्ष्म जीवों की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का जो औसत अनुपात होता है, सूक्ष्म जीवों का औसत अनुपात होता है 4:9 से लेकर 1। इसका मतलब हुआ उसमें नाइट्रोजन 4:1 से लेकर CN रेशो 4:1 से लेके 9:1 तक पाया जाता है। ये किसका है, सूक्ष्म जीवों का। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों का औसत अनुपात क्या होगा, 4 से 9 तो कार्बन और 1 पार्ट क्या है, नाइट्रोजन। फिर देखिए ह्यूमस का मैंने अभी बताया था आपको, ह्यूमस का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 10:1। इसका मतलब 10 भाग तो उसमें कार्बन के होंगे और 1 भाग उसमें नाइट्रोजन का होगा। तो इन चारों के ऊपर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव का याद रखिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों का जो रेशियो होता है 4 to 9 से लेके 1 होता है, मतलब 4 से लेके 4:1 से लेकर 9:1 तक। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। अगर हम मृदा में सूक्ष्म जीव से बात करें तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जीवाणु। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में पहला है बैक्टीरिया लगभग 90% तक पाए जाते हैं। अगर आप मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की बात करो, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें मेजोरिटी किसकी है, मैक्सिमम सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का कितना अनुपात दे रखा है, कितना प्रतिशत दे रखा है, 90% तक। दूसरा है एक्टिनोमाइसीटीज, ये होते हैं लगभग 9%। तो अगर आपसे हाईएस्ट पूछे कौन है, बैक्टीरिया 90 के आसपास। दूसरा कौन है, एक्टिनोमाइसीटीज, वो है 9% के आसपास। बाकी सब 1% के अंदर शामिल होते हैं, चाहे वो कवक हो गया, शैवाल हो या प्रोटोजोआ हो। जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, याद रखिएगा कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो शैवाल होती है वो नम स्थानों पे अधिकता से उपस्थित होती है। जो भी मॉइस्चर वाली जगह है जहाँ थोड़ी नमी है वहां पर मेन प्रोडक्शन किसका होता है, शैवाल, जिसे एल्गी बोलते हो आप। और लास्ट में आती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ का एक बहुत सदाबहार एग्जाम्पल आप जानते हो, अमीबा। ये आप जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय होता है, वो प्रोटोजोआ का भाग है। तो अगर आपसे पूछे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो ये लिखे हुए हैं आपके सामने, बैक्टीरिया 90%, एक्टिनोमाइसीटीज 9%, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ बाकी सारे 1% में आते हैं। इस तरह से आपको इसका पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल आती है जिस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वो भी कौन सा, सहजीवी, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवन, जिससे दोनों को, ऐसे दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें दोनों को फायदा होता है। आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, मटर ग्रंथियों में, राइजोम ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ग्रंथियों के अंदर नोड के रूप में पाए जाते हैं। तो वहीं पे आपको क्वेश्चन बनता है कि राइजोबियम की बहुत सारी जाति है, उस जाति का वर्ग कौन सा है और उस वर्ग का फसल कौन सी है। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला बात करते हैं राइजोबियम मेलिलोटाई। राइजोबियम मेलिलोटाई जो है, राइजोबियम मेलिलोटाई का जो वर्ग है वो कौन सा है, रिचका। इसका वर्ग कौन सा है, रिचका। अब देखिए रिचका वर्ग है और इसकी जो क्रॉप है वो कौन सी है, रिचका ही कहलाएगी, ऑब्वियस बात है। राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई का जो वर्ग का नाम है वो है त्रिपतिया और इसका जो फसल है वो है क्लोवर, लौंग। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम तो आप जानते ही हो, इसका संबंध किससे है, वर्ग का नाम है मटर और फसल भी कौन सी होगी, मटर। राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम का संबंध है सोयाबीन वाले ग्रुप से और इसकी मुख्य क्रॉप कौन सी होगी, सोयाबीन। और लास्ट देखिएगा राइजोबियम फेसियोली,
ये इसका ग्रुप है फेसियोली और इसका एक सदस्य है मोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जेट का हो, सीयूटी का हो, 11 12 कोई सा भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कौन सा भी एग्जाम हो, उस सब के अंदर इस टेबल से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। चलिए आज हमने जो टॉपिक पूरा कवर किया वो टॉपिक था मृदा जीवांश पदार्थ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिएगा, जिससे आगे के लिंक भी आपको मिलते रहें। जुड़े रहिए आपने अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। धन्यवाद।